Welcome to Digital Tycoon Talks. Your journey to wealth, trust and vision starts now. अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसों के मामले में सफल होना दिमाग का खेल है। पर क्या हो अगर ये बात पूरी तरह सच ना हो? क्या हो अगर अमीर बनना इस बात पर कम और किसी के व्यवहार पर ज्यादा निर्भर करता हो? पैसे से जुड़े मनोविज्ञान को समझने के लिए इन दो लोगों की कहानियां एकदम परफेक्ट है। देखिए, एक तरफ है रोनाल्ड रीड, एक चौकीदार जिन्होंने बड़ी खामोशी से अपनी छोटी छोटी बचत को ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाया और बस दशकों तक इंतजार किया। जब वो गुजरे तो अपने पीछे $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति छोड़ गए, जिसका ज्यादातर हिस्सा उन्होंने दान कर दिया। और दूसरी तरफ है रिचर्ड फास्कोन, हार्वर्ड से पढ़े एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जिनके पास हर तरह की डिग्री और अनुभव था, लेकिन बेहिसाब कर्ज और लालच ने उन्हें दिवालिया बना दिया। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है कि पैसों के मामले में अच्छा करने का इससे कोई खास लेना देना नहीं है कि कोई कितना जानता है। असल चीज है व्यवहार। देखिए, फिनेंस को अक्सर मैथ्स की तरह पढ़ाया जाता है, जैसे कोई साइंस हो जिसके नियम और कानून होते हैं। पर असल में ये मनोविज्ञान की तरह है, जिसमें भावनाएं और इंसान की सोच समझ शामिल होती है। एक जीनियस इंसान भी अगर अपनी भावनाओं पर काबू खो दे तो वो पैसों के मामले में बर्बाद हो सकता है। तो चलिए अब पहले और सबसे जरूरी आइडिया को समझते हैं। हम सभी की पैसे को लेकर एक अपनी बिल्कुल निजी कहानी होती है, और यही कहानी हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर असर डालती है। हम जिस नजरिए से दुनिया को देखते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। हमारे जीवन के अनुभव चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, वही हमारे पैसों से जुड़े विश्वास की नींव रखते हैं। मतलब जो इंसान गरीबी में पला बढ़ा है वो जोखिम के बारे में जिस तरह से सोचेगा, वैसा एक अमीर बैंकर का बच्चा शायद कभी समझ ही नहीं पाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी का जन्म 1970 में हुआ तो उसने अपनी टीनेज और 20s में स्टॉक मार्केट को लगभग 10 गुना बढ़ते देखा होगा। लेकिन अगर किसी का जन्म 1950 में हुआ तो उसके लिए मार्केट कहीं नहीं गया, बिल्कुल वैसा ही रहा। इसी तरह जो लोग 1960s के दशक में बड़े हुए उन्होंने बहुत ज्यादा महंगाई देखी, जबकि 1990s के दशक में पैदा हुए लोगों के लिए ये कभी कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं रहा। ये जो अलग अलग अनुभव है ना, ये लोगों के दिमाग में पैसे को लेके एकदम अलग अलग सोच पैदा कर देते हैं। तो जब हम किसी को पैसे के साथ कुछ ऐसा करते हुए देखते हैं जो हमें पागलपन लगता है, जैसे कोई अपनी सारी बचत लॉटरी टिकट पे खर्च कर दे, तो ये बात याद रखनी चाहिए। हो सकता है उनके लिए उनके अपने अनुभवों और उन्होंने जैसी दुनिया देखी है उसके हिसाब से वो फैसला बिल्कुल सही हो। वो एक ऐसे सपने के लिए पैसे लगा रहे हैं जो शायद बाकी लोगों के पास पहले से ही है। चलिए अब उन ताकतों की बात करते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। भाग्य और जोखिम, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो हमारी आर्थिक जिंदगी को एक शक्ल देते हैं। 10 लाख में से एक, सोचिए जरा, ये नंबर भाग्य और जोखिम की एक असाधारण कहानी की शुरुआत है। साल था 1968 और बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल लेक साइड में पढ़ते थे जहां एक कंप्यूटर था, जो उस जमाने में लगभग अनसुनी बात थी। ये एक ऐसा मौका था जो 10 लाख में किसी एक को मिलता है। गेट्स ने खुद माना है कि इस जबरदस्त किस्मत के बिना माइक्रोसॉफ्ट होता ही नहीं। हाँ, उनकी बुद्धिमानी और मेहनत जरूरी थी, लेकिन किस्मत ने भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन किस्मत का एक जुड़वां भाई भी है, जोखिम। गेट्स के सबसे अच्छे दोस्त केंट इवांस उतने ही होशियार थे और दोनों ने साथ में एक कंपनी शुरू करने की योजना बनाई थी। लेकिन केंट की हाई स्कूल में ही एक पहाड़ चढ़ने के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई। ये भी एक ऐसी घटना थी जो 10 लाख में किसी एक के साथ होती है। एक ही ताकत, एक ही पैमाना, बस नतीजा बिल्कुल उल्टा। और यही असली सबक है, सफलता सिर्फ मेहनत का फल नहीं होती और असफलता हमेशा आलस का नतीजा नहीं होती। किस्मत और जोखिम तो बाहरी ताकतें हैं, लेकिन एक अंदरूनी खतरा भी है। दूसरों से अपनी तुलना करना और कभी ये महसूस ना करना कि जो है वो काफी है। रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ दोनों ही अविश्वसनीय रूप से अमीर और सफल थे। गुप्ता के पास $100 मिलियन की दौलत थी और मैडॉफ का अपना बिजनेस उन्हें हर साल लाखों कमा कर देता था। फिर भी उन्होंने और ज्यादा की चाह में सब कुछ दांव पर लगा दिया। नतीजा, उनकी इज्जत और आजादी दोनों ही बर्बाद हो गईं। और ये बात हमें लेखक जोसेफ हेलर के इन दमदार शब्दों तक ले आती है, जब किसी ने उन्हें बताया कि एक अरबपति ने एक दिन में उनकी किताब से ज्यादा कमा लिया है,
तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो उस अरबपति के पास कभी नहीं होगा। इनफ मतलब पर्याप्त। ये जानना कि रुकना कहाँ है शायद सबसे मुश्किल आर्थिक हुनर है। तो अगर लालच खतरनाक है और किस्मत भरोसे के लायक नहीं, तो फिर दौलत बनाने का असली राज क्या है? ये एक ऐसी सरल शक्ति है जो अक्सर हमारी समझ से परे होती है। इस शक्ति का नाम है कंपाउंडिंग। जरा सोचिए कि एक हिमयुग यानी आइस एज कैसे शुरू होता है। ये किसी एक भयंकर सर्दी से नहीं, बल्कि एक ऐसी ठंडी गर्मी से शुरू होता है जो पिछली सर्दियों की सारी बर्फ नहीं पिघला पाती। बर्फ की वो छोटी सी परत और ज्यादा बर्फ जमा करना आसान बना देती है, जो सूरज की रोशनी को और ज्यादा वापस भेजती है, जिससे ठंडक और बढ़ती है। और ये चक्र बस चलता रहता है। यही कंपाउंडिंग है, छोटे लगातार फायदों से समय के साथ जबरदस्त नतीजे मिलना। और इस शक्ति का सबसे बड़ा सबूत ये नंबर 81.5 अरब डॉलर। ये वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का वो हिस्सा है जो उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाया। मतलब उनके 84.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति का लगभग पूरा हिस्सा उनके बुढ़ापे में आया। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति को दशकों तक करीब 75 सालों तक कंपाउंड होने दिया। तो असली सबक ये है, बफेट एक बेहतरीन निवेशक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका असली राज है समय। उन्होंने एक अच्छा रिटर्न कमाया जिसे वो अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक बनाए रखने में कामयाब रहे। कंपाउंडिंग की असली ताकत यही है। और ये हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। एक अच्छा निवेश हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न पाने के बारे में नहीं होता। ये एक ठीक-ठाक रिटर्न पाने के बारे में है जिसे कोई लंबे समय तक बनाए रख सके। और इसमें सबसे सरल और सबसे ताकतवर चीज है समय। सवाल बस ये उठता है कि क्या लोग इसे अपना जादू चलाने का मौका। Don't forget, like, comment, subscribe. Thanks for watching.